Hello students, in previous lecture we are doing theoretical verification of Ohm's law. Ohm's law का theoretical verification कर रहे थे. उसमें हमारे पास में एक इक्वेशन आई थी फिफ्थ. तो इक्वेशन क्या थी? V अपॉन I इक्वल एल एम अपॉन ए एन ई स्क्वायर टो. ये इक्वेशन आप लिख चुके थे. तो यू कैन लुक इन योर नोटबुक. ये एक्सप्रेशन लिखा है कि नहीं लिखा? V अपॉन आई इक्वल ये. नाउ इफ इस इक्वेशन के अंदर V और I ये एक्सपेरिमेंटली इनको मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज और ये करंट. ठीक है, लेकिन यहां हम ये देखें कि ये जो राइट हैंड साइड है, मैं कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट कर दूं, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं किया जाए, उसकी नेचर चेंज नहीं की जाए, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ चेंज नहीं की जाए, मतलब उसको खींचा नहीं जाए, स्ट्रेच नहीं किया जाए, तो इस सिचुएशन में यदि हम उसकी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट कर दें तो राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन विल बी कांस्टेंट. तो फिर मैं यहां कंडीशन लगा देता हूं. क्या? इफ द फिजिकल कंडीशन कौन कौन सी? टेम्परेचर, नेचर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ETC, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ETC कांस्टेंट कर दी जाए. मैकेनिकल स्ट्रेंथ ETC to be constant, then right hand side of equation 5 will be constant. क्या लिख सकते हैं? R इक्वल एल एम अपॉन ए एन ई स्क्वायर टू विच इज इक्वल टू कांस्टेंट. कब? जब फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट कर दी जाए. दिस इज इक्वेशन 6. ये कंडीशन हमने इंपोज कर दी. तो बाय यूजिंग 5 and 6 R इक्वल एल एम अपॉन ए एन स्क्वायर टू. दिस इज इक्वेशन 7. क्लियर? तो फिर 6 और 7 ये हमारे पास में जो है 5 and 6 से V अपॉन आई इक्वल 5 and 6 का यूज करेंगे हम. देन वी कैन राइट V अपॉन आई इक्वल R. यहां R की वैल्यू पुट कर देंगे. तो V इक्वल R आई और V ये इक्वेशन नंबर 7 और V प्रोपोर्शनल I. के लिए तो फिर यहां हमने ये देखा कि इन थ्योरेटिकल व्यू वी फाइंड दैट potential difference across the ends of conductor is directly proportional to the flowing current in the conductor. कि V जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? I के. ये बात थ्योरेटिकल व्यू में आई है, लेकिन बाय एक्सपेरिमेंट वी कैन आल्सो प्रूव दैट V प्रोपोर्शनल I. हम एक्सपेरिमेंट के जरिए भी इस बात को बता सकते हैं कि V किसके प्रोपोर्शनल होता है? V I के प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, तो फिर ये हमारे पास में जो है ये ओम्स लॉ का थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन था और ये ओम्स लॉ भी है. तो फिर हम आगे के केस में ओम्स लॉ क्या था और उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी हम यहां देंगे. तो राइट डाउन नेक्स्ट आर्टिकल, इसको तो आप नोट कर लीजिए.
नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, तो फिर ओम्स लॉ क्या कहता है देखें हम, तो आप हेडिंग डाल लीजिए ओम्स लॉ का। तो फिर यहां आपके पास में आती है बात, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of conductor, potential difference across the ends of conductor is directly proportional to the, according to this law, potential difference across the ends of conductor is directly proportional to the flowing current through in it. If physical condition of the conductor, if physical condition of the physical condition, वही चीजें, टेम्परेचर, नेचर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, to be constant, to be constant, to be constant, तो ये उसका स्टेटमेंट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करंट थ्रू इन इट इफ फिजिकल कंडीशन of the conductor, physical condition of the conductor to be constant. ठीक है, then we can write V proportional I, V equal Ri, where R resistance of conductor, where capital R resistance of conductor। तो ये आपके पास में ओम लॉ का स्टेटमेंट हो गया। नाउ हम इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दें तो वो किस तरीके से होगा, देखिए experimental arrangement of Ohm's law। तो अपने थ्योरेटिकल जो वेरिफिकेशन था उसको वेरीफाई करने के लिए
हमने जो है एक एक्सपेरिमेंटल जो है वो अरेंजमेंट सेटअप किया जिससे हम ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या था? दिस इज बैटरी, रियोस्टेट which changes potential difference or current value. This is ammeter, this is conductor, this is key, positive, negative, positive, negative. This is voltmeter which measures potential difference across this conductor. This is experimental setup for Ohm's law verification. यदि हम इस रियोस्टेट को आगे या पीछे करें तब ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है और इसमें फ्लो होने वाली जो करंट है वो करंट भी जो है वो चेंज होती है। ठीक, ये करंट इसमें फ्लो हो रही है आई। तो फिर अलग अलग वोल्टेज अप्लाई करके इसके एंड्स पे अलग अलग करंट की वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं और ये जो डाटा हमारे पास आते हैं किस में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में, उनमें यदि हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो एक लीनियर जो है ग्राफ हमें प्राप्त होती है। तो जब लीनियर ग्राफ आती है तो वो इस चीज के बारे में बताती है कि जो है वास्तव में ही V प्रोपोर्शनल किसके हैं? V प्रोपोर्शनल I के हैं। तो फिर यहां हम लिख सकते हैं if we find different values of currents corresponding to if we find different values of currents corresponding to applied voltage corresponding to applied potential difference तो फिर क्या लिखा मैंने? इफ वी फाइंड different values of currents corresponding to applied potential difference across the ends of conductor then we find a linear graph between I and V। ठीक है, यदि हम अलग अलग वोल्टेज अप्लाई करके और जो है करंट की वैल्यू फाइंड आउट करके और ग्राफ खींचें तो ये आपके पास में जो है एक लीनियर ग्राफ होगी। तो फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगी? ये देखिए, दिस इज I इन एम्पियर, दिस इज वोल्टेज इन वोल्ट और दिस इज लीनियर ग्राफ विच रिप्रेजेंट I प्रोपोर्शनल V और V प्रोपोर्शनल I। तो हम एक्सपेरिमेंट करके भी इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि वास्तव में ही जो है V प्रोपोर्शनल किसके होता है? I के होता है। तो फिर ये इस तरीके से जो है वो हम इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे सकते हैं।
फिर ये देखिए, फिर मैं रिपीट कर देता हूं, इफ वी फाइंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट्स करस्पॉन्डिंग टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of conductor, then we find a linear graph between I and V। ये ग्राफ आपके पास में आती है, लेकिन इसके आगे क्या होगा, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो स्लोप हमें कुछ बताता है। तो ठीक है, तो क्या रिप्रेजेंट करता है इस ग्राफ का जो स्लोप है, वो स्लोप हमें रेजिस्टेंस को जो है वो शो करेगा। इसको शो करेगा, रेजिस्टेंस को शो करेगा। तो फिर यहां आप लिख सकते हैं कि द स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ, स्टार डाल करके ये बात नोट कीजिएगा, slope of IV graph m equal tan theta equal I upon V equal 1 upon V upon I equal 1 upon R। इसका मतलब रेजिस्टेंस का जो है वो रेसिप्रोकल होता है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो फिर द इनवर्स ऑफ स्लोप ऑफ द ग्राफ, द इनवर्स ऑफ द स्लोप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस। इसका मैं इनवर्स कर दूं, सो द इनवर्स ऑफ slope of IV graph represents resistance। मैं इसका इनवर्स कर दूं 1 अपॉन m इक्वल 1 अपॉन, तो लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ स्लोप 1 अपॉन स्लोप 1 ऑफ स्लोप 1 upon m 1 upon tan theta, this is equal to V upon I और this is equal to R। तो IV की ग्राफ के साथ जो स्लोप है उसका इनवर्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन V और I के बीच ही होती तब केवल रेजिस्टेंस ही आता। तो फिर अगले वाली बात कह सकते हैं द स्लोप ऑफ VI ग्राफ। लेकिन नेक्स्ट बात, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन V and I, फिर उस केस में दिस इज वोल्ट, दिस इज I, एम्पियर, वोल्ट, देयर विल बी आल्सो स्ट्रेट लाइन V प्रोपोर्शनल I। तो फिर स्लोप ऑफ VI ग्राफ, द स्लोप ऑफ VI ग्राफ, इस केस में हम स्लोप जो लिखेंगे m tan थीटा विच इज इक्वल टू V अपॉन I और दिस इज डायरेक्टली R। तो VI ग्राफ का स्लोप तो किसको बताता है, रेजिस्टेंस को, और IV ग्राफ के स्लोप का जो इनवर्स है वो किसको बताता है, वो भी रेजिस्टेंस को बताता है। लेकिन इन दोनों में ये फर्क रखेंगे, यहाँ एक्सिस जो है वो VI है और पिछले वाले केस में एक्सिस क्या थी, IV थी। क्लियर? ये हमारे पास में जो हो गया वो ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो जाता है कि वास्तव में जो थ्योरी थी उस थ्योरी को एक्सपेरिमेंट क्लियर कर देता है। नाउ वी टेक, एक टर्म आई थी आपके पास में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस।
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो ये रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करें? तो देखिएगा, यहां आपके पास में ये एक प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच, द प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल बाय विच, ये मेटेरियल की प्रॉपर्टी है जो उस मटेरियल में से करंट के फ्लो होने का अपोज करती है, ये प्रॉपर्टी बाय विच इट अपोजेस द, बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, क्या करती है, अपोज करती है फ्लो ऑफ किसका, करंट, थ्रू इट is known as resistance. The property of material by which it opposes the flow of current through it is known as resistance. इस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर? लेकिन हमें एक आर्टिकल हमने पढ़ा था, आर इक्वल, वो था एल एम अपॉन में ए एन ई स्क्वायर टू। यहां हम एक बात देखें कि मैं उस कंडक्टर को चेंज ना करूं, एक पर्टिकुलर कंडक्टर मैं ले लूं, जैसे सिल्वर ले लिया, कॉपर ले लिया, उसकी नेचर चेंज ना करूं, और क्या चेंज ना की जाए, नेचर, और साथ ही टेम्परेचर को भी जो क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, टेम्परेचर। तो उस केस में ये वाली जो टर्म है, ये टर्म कांस्टेंट हो जाएगी। क्या? नेचर को और यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए कंडक्टर की, तो फिर ये जो m अपॉन एन ई स्क्वायर टू है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो उस केस में हम लिख सकते हैं r इक्वल एल अपॉन ए, और ये कोई कांस्टेंट रो। तो फिर इस केस में हम ये भी लिख सकते हैं कि r प्रोपोर्शनल l और r प्रोपोर्शनल 1 अपॉन e। तो फिर इसका मतलब r की डिपेंडेंसी हमें पता लग जाती है कि r कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, मेंशन द फैक्टर्स ऑन व्हिच इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो मैं अगले वाली बात बताने जा रहा हूं कि रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो उसका आइडिया हमें कहां से मिलता है, उसका आइडिया हमें यहीं से मिलता है। तो फिर हम यहां से लिख सकते हैं, देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर depends on number first, length of the conductor means R proportional L. This is equation first. Second, length of the conductor, second, cross sectional area, length of the conductor, second। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। So we can write R proportional 1 upon A. This is second. So by using first and second, first and second, by using first and second,
collectively we can write R proportional L upon E. So resistance of conductor is directly proportional to the length and inversely proportional to the cross sectional area of the conductor. So collectively we can write as R proportional L upon E and R equal rho L upon E, where rho is resistivity or specific resistance of the conductor, where rho resistivity of कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी जो है वो सिर्फ दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, नेचर और टेम्परेचर पर, और रेजिस्टेंस जो है वो कुल ओवरऑल चार फैक्टर पे डिपेंड करेगा, दो फैक्टर इसमें इंक्लूड है और दो लेंथ और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है कुल मिलाकर के चार फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स नंबर फर्स्ट लेंथ, डिपेंड्स ऑन लेंथ। एक बात कैसे, आर प्रोपोर्शनल एल। नंबर सेकंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर एल प्रोपोर्शनल आर प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ए। नंबर थर्ड टेम्परेचर कैसे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये बात आगे आएगी कि टेम्परेचर यदि इंक्रीज किया जाएगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। और नंबर फोर नेचर ऑफ द कंडक्टर। तो कुल मिलाकर के चार फैक्टर हो गए जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड होगा। ठीक है, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर और नेचर ऑफ कंडक्टर। ये टेम्परेचर ये इंक्रीज करेगा, ये एरो का निशान है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अब रेजिस्टेंस के ही विद रेस्पेक्ट कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने आती हैं। वो क्या क्या चीज है? पहली बात तो है कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो स्टार्ट लिख सकते हैं हम द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे लिखें? R इक्वल V अपॉन I। V किस में मेजर किया जाता है? वोल्ट, I एम्पियर, और वोल्ट अपॉन एम्पियर कलेक्टिवली कहलाता है ओम, OHM। तो ऐसा यूनिट होगी ओम, तो यू कैन राइट एज वोल्ट पर एम्पियर और इक्वल ओम, ये ओम का सिंबल, ये OHM। इसका मतलब ओम जो है इसका SI जो है वो यूनिट है रेजिस्टेंस का। अब यदि हम किसी कंडक्टर के एंड्स के ऊपर 1 वोल्ट अप्लाई करने पर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो, तब उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। तो 1 ओम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 ओम, देखिए if potential difference if we apply 1 ओम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए if we apply 1 volt potential difference across the ends of conductor and
flowing current through the conductor to be 1 ampere, then resistance of the conductor will be 1 ohm. क्लियर? कैसे? V की वैल्यू 1 वोल्ट अप्लाई की जाए और I की वैल्यू 1 एम्पियर हो जाए, तो फिर R इक्वल होता है V अपॉन I। तो उस केस में हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, और ये हमारे पास में आ जाती है 1 ओम। तो ये 1 ओम की डेफिनेशन होगी। ये 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर जो है 1 एम्पियर करंट फ्लो होने लग जाए। इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हो। आज बस इतना ही। थैंक यू।